नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। पॉलिटी की सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं। पहला लेक्चर हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर है। कल हमने वैसे ही संविधान डिस्कस किया हुआ था, सिलेबस डिस्कस किया हुआ था कि क्या क्या आखिर हमारे सिलेबस में नया जुड़ा हुआ और बदलाव हुआ है। और कल चर्चा करते हुए ही बहुत सारा समय ऐसे ही निकल चुका था और ऐसे में कुछ चीज़ और भी छूटी हुई है। खासकर मेंस का तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, प्रीलिम्स के भी वो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं जिनका संबंध मेंस से है, परंतु कुछ भाग अभी भी प्रीलिम्स की दृष्टि से 2-4 पॉइंट बचे हुए हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना भूल गया, वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, मेंस की बात करें हम तो मेंस का हम डिस्कस कर चुके हैं। एक मिनट, तो हम जो है मेंस का सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हमने प्री का भी सब डिस्कस कर लिया था, परंतु कुछ पॉइंट जो है बच चुके थे। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जुड़ी हुई है, प्री में उन्होंने स्पेशल दिया हुआ है जो कि मेंस में नहीं दिया हुआ है, और वो है क्या? संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका ये इन्होंने प्री में दिया है, और इसके अंतर्गत ही इन्होंने राष्ट्रपति और साथ में संसद के बारे में, संघीय कार्यपालिका के बारे में ये इन्होंने जो है प्री में दिया हुआ है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट, एमपी की संवैधानिक व्यवस्था। एमपी की संवैधानिक व्यवस्था, और इसके अंतर्गत क्या क्या जाएगा? इसके अंतर्गत आपका राज्यपाल आ जाएगा, इसके अंतर्गत राज्यपाल के साथ मंत्रिमंडल आ जाएगा, है ना। और मंत्रिमंडल के साथ साथ आप देखेंगे तो विधान सभा आ गई, और साथ में हाई कोर्ट। ये इन्होंने अलग से इस बार दिया हुआ है प्री में। सबसे बड़ी और सबसे सोचने वाली बात यह है, जहाँ कन्फ्यूजन होगा, अगर हम 2019 तक के सिलेबस की बात करते हैं, है ना, तो उसमें 2 पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो हमारे सिलेबस के, मेंस के सिलेबस में इंक्लूड थे। और वो क्या थे? पहला था केंद्र एवं राज्य विधायिका। यहाँ कंफ्यूज मत होना, केंद्र एवं राज्य विधायिका, ठीक है जी। तो केंद्र एवं राज्य विधायिका, इसके अंदर मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, महान्यायवादी हो गए, ये सब कोई तो भाई केंद्र एवं राज्य विधायिका के अंतर्गत आते थे, जो कि मेंस में था। परंतु 2020 में जो नया सिलेबस आया है उसमें ये शामिल ही नहीं है। तो ये भाग जो है सिर्फ यहाँ आपको संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत प्री में ही देखने को मिलेगा। मतलब अब जो 2020 का मेंस देगा उसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब पर जो है प्री में मेंस में क्वेश्चन नहीं आने वाले। सब कुछ जो है प्री में ही आएंगे। परंतु हमें पढ़ना सब कुछ विस्तृत है, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन पूछ ले। परंतु यहाँ आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो भाग है आपको प्री में 2019 के मेंस के सिलेबस में देखने को मिल रहा था, परंतु 2020 में ये ख़त्म कर दिया है। और दूसरी, केंद्र एवं राज्य कार्यपालिका, केंद्र एवं राज्य कार्यपालिका, तो ये भी जो है इन्होंने मेंस से हटा दिया है, और नए सिलेबस में ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो हम सबको डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो और एक्स्ट्रा जो है प्री के सिलेबस में दिए हुए हैं, जो कि हमें बीच बीच के लेक्चर में ही हमें सब कुछ वो कवर करना है। तो एमपी पंचायत, एमपी की पंचायत की स्थिति, साथ में नगरीय प्रशासन, ठीक है जी, नगरीय प्रशासन ये भी इन्होंने दिया हुआ है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो कि प्री के सिलेबस में ही दिया हुआ है, भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935, ये दोनों स्पष्ट रूप से लिख के दिए हुए हैं। तो कम से कम ये 2 को तो आपको कैसे भी करना ही होगा। कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि जब भी हम संविधान पढ़ना स्टार्ट करते हैं या कोई पढ़ाता है तो कहाँ से पढ़ाता है?
संवैधानिक विकास से पढ़ाता है। परंतु अगर आप प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन लेके देखेंगे तो संवैधानिक विकास जो भाग आ जाता है ये हिस्ट्री का हो जाता है। ये हिस्ट्री का एक प्रकार से भाग है और इसलिए मेंस में कहीं से कहीं जो है आपको संवैधानिक विकास नहीं देखने को मिलेगा और ना ही यहाँ से कोई आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब जितने भी जो एक्ट है यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पेपर नंबर 2 में नहीं आएंगे। परंतु पेपर प्रीलिम्स में संविधान के अंतर्गत उन्होंने 2 अधिनियम दिए हुए हैं, 1919 और 1935। इसलिए 2 अधिनियम को एटलीस्ट सबको करना चाहिए और वैसे पूरा करेंगे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी कैसे पूछे जा सकते हैं। हम इस बात पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है ये बड़ा ही सर्टेन रहता है, जो दिया हुआ है वहीं से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। ये अभी तक के MPPSC का इतिहास रहा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी था। तो यही कल की बातें थी और साथ में क्वेश्चन के प्रारूप में भी जो बदलाव हुआ है उसको भी 2 मिनट लगेंगे, हम देख लेते हैं पहले क्या था और अब क्या है। GS2 पार्ट 1 पॉलिटी जिसके अंतर्गत उसमें हम देखें तो क्या चेंज हुआ है। देखिए अब 5 यूनिट में इस भाग को बांटा गया है, 5 यूनिट में बांटा गया है और प्रत्येक यूनिट में, जैसे ये 1 यूनिट है, इस यूनिट में 3 मार्क के क्वेश्चन भी आएंगे, इस यूनिट में 5 मार्कर के क्वेश्चन आएंगे और इस यूनिट में 11 मार्कर के क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, पिछले सिलेबस की तुलना करें हम तो सर डिफाइंड नहीं था वेल, और यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा से डिफाइन करके दिया हुआ है कि भाई प्रत्येक यूनिट से 3-3 नंबर के क्वेश्चन, 5-5 नंबर के क्वेश्चन, 11-11 नंबर के क्वेश्चन, ये जो है सब आने वाले हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे ये भी थोड़ा आपको पता रहे, है ना, और 5 नंबर के और 11 नंबर के। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब जो है जहाँ पहले ये 6 नंबर का आता था और ये जो है 15 नंबर के आते थे, तो इनके जो है नंबर कम कर दिए हैं। जहाँ आपको 15 नंबर का उत्तर 300 शब्दों में लिखना था, अब वहीं आपको 11 नंबर का उत्तर जो है 200 शब्द में लिखना है। और जहाँ आपको 6 नंबर का जो प्रश्न है ये आपको 100 शब्द में लिखना होता था, वहीं अब 5 नंबर का जो प्रश्न है इसको आपको 50 से 60 शब्द में लिखना है। तो ये कुछ चेंज हुआ है दोस्तों, ये कल का ही एक प्रकार से था। और अब हम आ रहे हैं भारत के संविधान की शुरुआत कर रहे हैं। भारत की संविधान की शुरुआत करने से पहले का अर्थात ये है कि भाई भारतीय संविधान में अगर सिलेबस में देखें तो सीधे क्या दिया हुआ है कि भाई भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। परंतु एकदम से हम संविधान सभा या भारतीय संविधान पर पहुंचने से पहले हमें थोड़ी राजव्यवस्था के बारे में और विभिन्न शासन के अंगों के बारे में और विभिन्न शासन प्रणालियों के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो आज की क्लास इसी छोटे छोटे टॉपिक को समझने पर रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आगे के संविधान को समझने के लिए, क्योंकि हम सीधे संविधान स्टार्ट कर देंगे और वहाँ पर बीच बीच में ऐसी बहुत सारी शब्दावली आएंगी, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आपको जाएगी। और इसलिए पहले ही अगर आप सब कुछ समझ पा रहे हैं, पहले से ही आपको सब कुछ पता है, तो क्या होगा कि आपको आगे चलकर परेशानी नहीं होगी, है ना। दोस्तों सबसे पहले हम हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत शासन के अंगों को समझने से करते हैं कि आखिर कितने शासन के अंग हैं और ये कैसे, इनका क्या क्या काम है, इन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। और चूंकि जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इनको बड़े हमें विस्तृत से पढ़ना है। हमें विधायिका अर्थात संसद को हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, कार्यपालिका को भी हमें विस्तृत पढ़ना है, न्यायपालिका को भी पढ़ना है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जितने भी लेक्चर हम ले रहे हैं और इनका आपको PDF नहीं मिलेगा, क्योंकि PDF जैसा क्योंकि हम यहाँ पर आपको लिख कर ही समझा रहे हैं, तो फिर PDF की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। तो आप कृपया पेन कागज़ लेकर ही बैठे, तो इस लेक्चर को आप समझ पाएंगे, इसको उतार पाएंगे, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर नोट्स नहीं बनी हैं, और बनी हो तो एक अलग बात होती है, अगर नहीं बनी हो तो कृपया ज़रूर इसको लिखें। तो शासन के अंग को हमने 3 भागों में बांट के रखा है। एक होती है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। अगर हम विधायिका की बात करें, विधायिका आज हम उसे ही कह रहे हैं जो आपको संसद देखने को मिल रही है ना। संसद ही विधायिका है। क्या कर रही है संसद का, क्या काम है, विधायिका का क्या काम है कि भाई नियम कानून को बनाना। क्योंकि
किसी भी शासन व्यवस्था में किसी भी एक संस्था को हम पावर नहीं दे सकते। हम एक ही विभाग को या एक ही अंग को हम पावर नहीं दे सकते। ऐसे में वो निरंकुश हो जाएंगी, और उसको निरंकुशता से बचाने के लिए, क्योंकि अगर निरंकुश हो रहा है, अगर सब कुछ एक व्यक्ति के पास ही पावर है, तो ऐसे स्थिति में तो वो राजतंत्र हो गया ना। तो निरंकुशता से बचाने के लिए ही जो है हम शासन के अंग, 3 शासन के अंग लेकर आ रहे हैं, और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इनको आपस में स्वतंत्र रख रहे हैं। स्वतंत्र रखने का मतलब यह है कि भाई कोई भी किसी भी, अगर विधायिका की बात करें तो वो कार्यपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कार्यपालिका की बात करें तो वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और न्यायपालिका भी अपने काम से काम रखेगा, विधायिका और कार्यपालिका के कोई भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शासन के अंग अपने आप में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं बन सकता, ये आपस में स्वतंत्र है। तो अगर हम विधायिका की बात करें तो इसका क्या काम हो जाता है, तो जितने भी भारत में या जहाँ भी शासन प्रणाली, जहाँ भी आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका देखने को मिल रही है, तो इसका एक ही सबसे प्रमुख काम है नियम व कानून बनाना, कि आखिर कौन से नियम बनाना है, कौन से कानून बनाना है, ये सब कुछ विधायिका का काम हो जाता है। और वहीं अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कानून के आधार पर शासन को चलाना, एक प्रकार से आज आप देख रहे हो भारत सरकार इस देश को चला रही है। भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय है, प्रधानमंत्री है, विभिन्न मंत्री है। ये मंत्री ही विभिन्न योजनाओं को प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से बना रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से चला रहे हैं। और जब कार्यपालिका और विधायिका, देखो विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने कानून को लागू करा, और जब कानून को लागू करने के पश्चात कुछ विवाद की उत्पत्ति हो रही है, तो उस विवाद को कहाँ निपटाया जाएगा? न्यायपालिका में निपटाया जाएगा। तो न्यायपालिका को बोल दिया भाई कि आप जो है कानून की व्याख्या करेंगे, और जो हमने कानून बनाए हैं उस कानून के आधार पर आप निर्णय लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? विधायिका ने एक दिन बैठकर आईपीसी का निर्माण कर दिया। आईपीसी के निर्माण में उसने बता दिया कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, यदि वो ऐसा काम करेगा तो उसको इतनी सज़ा दी जाएगी। ये विधायिका ने बना दिया। अब कोई व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है ना, तो क्या करेगा? न्यायपालिका उस कानून के आधार पर निर्णय लेगा कि भाई इस व्यक्ति ने इस कानून का उल्लंघन किया है तो उसको इतने वर्ष की सज़ा दी जाएगी। कानून की व्याख्या का संबंध, इसका अर्थ आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि आखिर कानून की व्याख्या का अर्थ क्या होता है। उसको कई ऐसे बहुत सारे कानून रहते हैं जिसको लिख तो दिया है और उसका बहुत दिनों से उपयोग नहीं हो पाता है, नहीं हुआ है, एक प्रकार से वो स्पष्ट नहीं होता है कि आखिर इसका स्पष्ट अर्थ क्या है। तो ऐसी स्थिति में यह अधिकार विधायिका को नहीं दिया है कि आप खुद अपने मन से सोचो कि इसका अर्थ ये होगा और उसको आप अपने तरीके से अप्लाई कर दो। कि भाई संविधान में अगर कुछ कहा गया है तो संसद या सरकार या विधायिका यह मान के ना चले कि भाई इसका अर्थ यह हो सकता है। यह बताना कि इसका अर्थ क्या होगा, यह न्यायपालिका का काम है और न्यायपालिका ही जो है कानून की व्याख्या करता है। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं कि विधायिका क्या कर रहा है, कार्यपालिका क्या कर रही है और न्यायपालिका क्या कर रही है। एक थोड़े से एक डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। अब देखिए, ये एक गोला है और ये 3 गोले। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इनका आपस में संबंध कहाँ कहाँ पर है और किन देशों में ऐसी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल रही है। अगर हम देखें, अच्छा, आप जो है विधायिका को आप लेजिस्लेचर कह सकते हैं, कार्यपालिका को आप एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं और साथ में न्यायपालिका को आप जुडिशरी कह सकते हैं। जब एक ही अंग में, जब एक ही व्यवस्था में विधायिका का ही पावर हो गया, मतलब लेजिस्लेचर का ही पावर हो गया, उसी के पास
उसी के पास जो है एग्जीक्यूटिव का भी पावर हो गया, मतलब कार्यपालिका का भी पावर हो गया, और वही जो है न्यायपालिका की भूमिका भी है। मतलब कोई एक व्यवस्था है, कोई एक शासन है, वही कानून को बना रहा है, वही उस कानून को लागू करवा रहा है, और वही उस कानून की व्याख्या कर रहा है और उससे उत्पन्न विवादों का समाधान कर रहा है। मतलब सभी शक्ति एक हाथ में आपको नज़र आ रही है। तो ऐसी व्यवस्था आपको जहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो होता है राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र कहे हम या तानाशाह कहे। जैसे बाहुबली में फिल्म आपने देखी होगी, तो उसमें जो राजमाता होती है वो बोलती कि जो हमने कह दिया वही कानून है और वो होकर रहेगा। अब उसने जो कह दिया, है ना, ऐसा कुछ होता है। और या फिर आप अपने राजा महाराजाओं के शासनकाल में चले जाएंगे तो भाई वही कानून बना रहे, वही सब कुछ कर रहे हैं, एकदम निरंकुश तानाशाह है। तो जब शक्ति का केंद्रीकरण हो, वहाँ राजतंत्र आपको देखने को मिलेगा। मतलब जहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आपको एक हाथ में नज़र आ रही है, वहाँ आपको राजतंत्र देखने को मिलेगा। अब बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, जहाँ से संसदीय प्रणाली और जहाँ से अध्यक्षीय प्रणाली निकल रही है। हम संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली को समझेंगे, परंतु हम यहाँ पर शासन के अंग को समझ रहे हैं। आपने यूएसए की शासन प्रणाली देखी है और आपने भारत की शासन प्रणाली देखी है, ठीक है, आपने ब्रिटिश की भी शासन प्रणाली देखी है। सामान्यतः हम मान के चलते हैं कि ब्रिटिश और भारत की शासन प्रणाली एक समान है ना। अब देखिए, ये हो गया आपका विधायिका, ये आपका कार्यपालिका और ये आपका न्यायपालिका। जब भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग है, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। देखिए, वैसे तो संबंध रहता है, हर कोई जुडिशरी जो है कंट्रोल करती है, ये एक उसकी शक्ति में आता है। ये एक अलग चीज़ है कि भाई जुडिशरी को पावर देकर रखा है कि जब विधायिका अपने कुछ ऐसा कानून बना दे जो कि संविधान की भावना के खिलाफ है, तो वहाँ न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। और वहीं अगर कार्यपालिका कुछ मनमानी कर रही है, वहाँ भी जुडिशरी आगे आती है। परंतु हम यहाँ पर एक अलग कंटेक्स्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका में संसद उनकी अलग है, उनकी विधायिका अलग है, उनकी कार्यपालिका अलग है और उनकी न्यायपालिका अलग है। अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये तीनों आपको अलग देखने को मिल रही है, अलग अलग देखने को मिल रही है। ऐसी शासन प्रणाली आपको कैसे देशों में देखने को मिलेंगी? जहाँ पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग है, तीनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। अब आपको ये लग रहा होगा भैया भारत में भी तो ऐसा ही है कि भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एकदम अलग अलग है ना? नहीं, यही आपको थोड़ा समझना है। पर उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ब्रिटिश के ऊपर भी देखते हैं कि भाई ब्रिटिश में क्या है। ठीक है, ये एक बड़ा गोला, इस बड़े गोले को आप किस रूप में ले सकते हैं? इसको आप लेजिस्लेचर या विधायिका के रूप में ले सकते हैं। अब देखिए, आपको एक उदाहरण देते हैं। हमारा मंत्रिमंडल, हमारा कैबिनेट मंत्री, आप बताइए क्या कैबिनेट मंत्रियों को अलग से चुनाव होता है? नहीं, एक कैबिनेट मंत्री संसद का सदस्य होगा तभी वो कैबिनेट मंत्री बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसको कैबिनेट मंत्री बनने के पहले संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य होना अनिवार्य अर्थात विधायिका जो कानून बना रही है ना। तो अब इससे आप क्या समझें कि हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का निर्माण, कार्यपालिका किससे बन रही है? कार्यपालिका विधायिका से निकल कर आ रही है। मतलब जो कार्यपालिका का हिस्सा है वो विधायिका का हिस्सा होगा। समझ में आ रहा है? जैसे प्रधानमंत्री एक सांसद भी है और प्रधानमंत्री है। वित्त मंत्री पहले वो सांसद है, फिर वो वित्त मंत्री, कैबिनेट का निर्माण किया है। मतलब तो अब डबल से हम आते हैं ब्रिटिश पर। तो लेजिस्लेचर मतलब उसकी विधायिका, और इस विधायिका से ही क्या निकल गया? कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, सेम वैसा ही। अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना है ना। ब्रिटिश में क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ का लेजिस्लेचर से मतलब वहाँ की विधायिका से ही किसका निर्माण हो रहा है? वहाँ की जुडिशरी का निर्माण हो रहा है। वहाँ की कार्यपालिका वहाँ की विधायिका से ही निकलती है। मैं आपको बता दूं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, आपने नाम सुना होगा, हमारे यहाँ लॉर्ड्स आते थे, वहीं के मेंबर रहते थे।
लॉर्ड डलहौजी, ये सब वहीं के मेंबर हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से 12 सदस्य निकलकर कहाँ चले जाते हैं, जुडिशरी में चले जाते हैं। मतलब अब आप इतने भाग को देखेंगे, ये जो भाग देखने को मिल रहा है आपको, लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव निकला है और लेजिस्लेचर से ही 12 मेंबर कहाँ चले गए हैं, जुडिशरी में चले गए हैं। मतलब यहाँ पर आपको न्यायपालिका स्वतंत्र देखने को नहीं मिल रही है। यही एक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में एक नई चीज़ देखने को मिलती है जो कि भारत में ऐसा नहीं है। अब आप आइए, अब देखिए गोले के अंदर गोला और एक गोला स्वतंत्र, यहाँ एक ही गोले में सब कुछ है और यहाँ तीनों गोले स्वतंत्र है। जब तीनों गोले स्वतंत्र की बात आ रही मतलब अध्यक्षीय प्रणाली, जब गोले के अंदर गोला की बात हो रही है और एक गोला स्वतंत्र देखने को मिल रहा है मतलब संसदीय प्रणाली। और वैसे ये दोनों संसदीय प्रणाली है। अब हम भारत पर आते हैं, ये हो गया क्या, लेजिस्लेचर हो गया मतलब विधायिका हो गई, और ये क्या छोटा गोला क्या हो गया, ये हो गया कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, है ना, और ये हो गया आपका न्यायपालिका। मतलब भारत में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से ही हो रहा है और न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। यह आपको ध्यान रखना है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे आपस में संबंधित और कैसे स्वतंत्र है और इसके द्वारा ही कहाँ पर कैसी प्रणाली आपको, शासन प्रणाली आपको देखने को मिल रही है। तो अध्यक्षीय प्रणाली और ये दोनों जो है संसदीय प्रणाली का उदाहरण है। मतलब ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है और भारत में भी संसदीय प्रणाली आपको देखने को मिल रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद केंद्र प्रांत के आधार पर शासन प्रणाली हमको देखना है, केंद्र और प्रांत के आधार पर, जिसको आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन के आधार पर भी आप शासन प्रणाली कहते हैं। तो इसमें इसको 3 भागों में हम बांटते हैं। एक हो गया परिसंघ, दूसरा हो गया संघ और तीसरा हो गया एकात्मक राज्य। अब अगर आपसे 3-3 नंबर में पूछ लिया गया कि भाई बताइए परिसंघ का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब क्या होता है, एकात्मक राज्य का मतलब क्या होता है ना, तो ये भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्या है। परिसंघ की बात करें, अब देखिए यहाँ हमने पहले लिखा केंद्र और प्रांत, इसका मतलब यह है कि परिसंघ, संघ, एकात्मक राज्य, इन सब में एक बड़ी भूमिका है कि भाई सेंट्रल और स्टेट के बीच में संबंध कैसा है ना। इन संबंध से ही पता चलेगा कि वहाँ परिसंघ है या संघ है या एकात्मक राज्य है। अगर हम परिसंघ की बात करें तो एक सबसे अच्छा उदाहरण था, बाकी अब नहीं है। एक समय पहले जो है यूएसए आपको परिसंघ ही नज़र आ रहा है। लगभग 1787 से लेकर 1866 तक के आपको परिसंघ के रूप में यूएसए मिल रहा है, परंतु फिर उसमें एक बड़ा बदलाव हो रहा है और फिर वो फेडरेशन बन रहा है। आपने देखा होगा कि भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में लिखा है यूनियन। तो आखिर क्या हम एकात्मक राज्य हैं, क्या हम संघात्मक राज्य हैं? और ये सीधे क्वेश्चन पूछता कि भाई भारत में संघात्मक विशेषता लेके भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं बताइए, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं बताइए, ये सीधा आपसे पूछता है। तो फिर कैसे करोगे? इसलिए आपको भी पता रहे कि भाई परिसंघ का मतलब क्या है, संघ का मतलब क्या है और एकात्मक का मतलब क्या है ना। अगर हम बहुत ही साधारण भाषा में कहें कि आखिर इनमें क्या अंतर होता होगा, तो अगर हम परिसंघ की बात करते हैं तो जहाँ पर स्टेट जो है किससे पावरफुल हो, केंद्र से पावरफुल हो, जहाँ पर राज्य जो है केंद्र से पावरफुल होते हैं। संघ की बात करें जहाँ पर राज्य और केंद्र के बीच की शक्ति जो है लगभग समान होती है, तो वहाँ सबको संघात्मक शासन देखने को मिल रहा है। और जहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर सेंट्रल अत्यधिक ताकतवर हो जाता है राज्य से, और वहाँ आपको एकात्मक शासन देखने को मिलता है। इसको हम और थोड़े डिटेल में हम समझते हैं। देखिए परिसंघात्मक या कन्फेडरेशन, खासकर आप कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन आप याद रखिएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यूनियन शब्द का अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग हो जाता है और संघ का हम हिंदी में संघ उपयोग करते हैं, इंग्लिश में हम यूनियन करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा पता रहे कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, है ना।
तो अगर हम फिर पुनः कन्फेडरेशन की बात करें तो कन्फेडरेशन में जो राज्य है, राज्य को केंद्र से अलग होने की शक्ति रहती है। ये जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ, अगर आप लिख रहे होंगे तो आप लिखते भी जाइएगा, परिसंघ की विशेषता बता रहा हूँ। यहाँ राज्य और केंद्र के बीच में ये जो परिसंघ बन रहा है, ये किसका परिणाम है? ये एक समझौते का परिणाम है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, केंद्र और राज्य के बीच में समझौता हो रहा है और उसका परिणाम है। और यहाँ पर जो राज्य है, स्टेट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो केंद्र से अलग हो सकता है। यही आपको समझना, यही परिसंघ है। मतलब जहाँ एक ऐसा देश जिसका निर्माण कैसे हुआ है, एक समझौते से हुआ है, जहाँ विभिन्न राज्य मिलकर आए। जैसे अमेरिका में जब अमेरिका आज़ाद हो रहा है तो उस समय 13 राज्य थे और वो 13 राज्य ने मिलकर परिसंघ का निर्माण करा। और उन्होंने क्या कहा कि भाई राज्य सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा, परंतु विदेश नीति, आर्थिक नीति थोड़ी सी एक कह रहेंगे केंद्र के पास रहना चाहिए, और राज्य को यदि लगता है तो कभी भी केंद्र से अलग हो जाएगा। तो ये अमेरिका में जब अमेरिका 1787 में जब आ रहा है तो वहाँ पर आपको परिसंघ देखने को मिल रहा है। तो मतलब केंद्र और राज्य के बीच में आपको एक समझौता है जहाँ स्टेट बहुत अधिक पावरफुल और कभी भी केंद्र से अलग हो सकता है। वर्तमान में आप देखेंगे तो वर्तमान में कहीं भी ऐसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही। मतलब परिसंघ जो है विश्व में अब कहीं भी नहीं है। परंतु अगर हम संघ की बात करें तो संघ में आपको ध्यान रखना है, संघ का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर केंद्र और राज्य को बराबर शक्ति दी हुई है। केंद्र और राज्य को बराबर शक्ति दी हुई है, परंतु स्टेट केंद्र से अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर देखो डबल से संघ की बात क्या कर रहे हैं हम कि भाई स्टेट और सेंट्रल बराबर शक्ति है, बराबर उतना ही पावर है दोनों के पास, परंतु स्टेट को सेंट्रल से अलग होने का अधिकार नहीं है। वही क्या है? संघ। और ये आपको 2-3 देशों में देखने को मिल रहा है, जैसे कि अब जो है यूएसए एक समय कन्फेडरेशन था, अब क्या बन गया? फेडरेशन। और आपको यही जो है आपको फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा और यही आपको जर्मनी के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये संघ की बात हो गई, फेडरेशन की बात हो गई। अब हम आते हैं एकात्मक शासन की बात करते हैं। अब एकात्मक शासन में जहाँ केंद्र सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे, है ना, केंद्र इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो राज्यों के साथ कुछ भी कर सकता है। राज्य को पावर दे, या ऐसा कह सकते हैं राज्य को पावर नहीं भी दे सकता है, कुछ भी नहीं कर, मतलब राज्य को छोटा कर सकता है, राज्य को तोड़ सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है बिना पूछे राज्य से। और ऐसी स्थिति में ये एकात्मक शासन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर इसको आप यूनियन कह रहे हैं। तो केंद्र प्रांत के आधार पर शासन प्रणाली हम परिसंघ, संघ और एकात्मक, आई होगा आप तीनों आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि परिसंघ क्या है, संघ क्या है और एकात्मक राज्य क्या है। मैं अगर इस पूरे लेक्चर को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो आपको ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। परिसंघ मतलब क्या हो गया कि भाई राज्यों के बीच में समझौता हुआ है और राज्यों के बीच में समझौता होने के पश्चात एक केंद्र की स्थापना कर रहे हैं जिसको हम परिसंघ कह रहे हैं, जिसमें राज्य को केंद्र से अलग होने का पूरा अधिकार है ना। राज्यों ने समझौता करके केंद्र का निर्माण किया है। संघ की बात करें तो यहाँ पर राज्य और केंद्र में कोई भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब दोनों में शक्ति का बराबर बंटवारा हुआ है और यहाँ पर राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। एकात्मक की बात करें तो भाई यहाँ तो केंद्र इतना ज़्यादा पावरफुल है कि राज्य को तोड़ सकता है, ख़त्म कर सकता है। अब सबसे एक बात यहाँ पर आपको बताना भूल के, यहाँ पर राज्य को समाप्त नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ये जो है इस समाप्त नहीं कर सकता। कौन समाप्त नहीं कर सकता? केंद्र जो है राज्य को समाप्त नहीं कर सकता। ये संघ की बात हो गई, है ना। यहाँ तो कर ही नहीं सकता, यहाँ भी नहीं कर सकता है, परंतु यहाँ पर जो केंद्र जो है राज्य को समाप्त कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। यही आपका एकात्मक है। अब सबके मन में सवाल उठा होगा कि आखिर भारत कहाँ पर है ना। तो भारत की क्या स्थिति है? भारत परिसंघ है, चलो मेरा आपसे सवाल है, या संघ है? इसको अगर ऐसा ना लिख के अगर हम ऐसा लिखें कि जो भारत है ये फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है या यूनियन है। अब बाकी भारत के संविधान में तो यूनियन लिखा हुआ है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि भारत कन्फेडरेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर राज्यों के साथ समझौता हुआ ही नहीं है। भारत राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है ना। कन्फेडरेशन नहीं है, तो क्या संघ है या यूनियन है? अब आपको थोड़ा इस पर चिंतन करना है।
तो भारत जो है, भारत के संविधान की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि भारत ने कभी भी कोई एक पक्ष को धारण नहीं करके रखा होगा कि हाँ भाई हम पूरी तरीके से हम संघ है और हम पूरी तरीके से यूनियन है। अब देखिए कैसे किसी विशेष परिस्थिति में या विशेष विषय को लेकर संघ बहुत अधिक पावरफुल हो जाता है और किसी विशेष परिस्थिति में जो है हमने राज्य को अधिक पावर देकर रखा है। अब देखिए इसका अर्थ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जहां पर केंद्र अत्यधिक पावरफुल है। जैसे नागरिकता की बात करेंगे तो ये सिर्फ केंद्र डिसीजन लेगा कि किसको नागरिकता मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें जैसे अभी नागरिकता में कितना बड़ा मुद्दा चल रहा है, सब केंद्र के ऊपर है ना। संविधान संशोधन करने का पावर सिर्फ इसके पास है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ भारत के केंद्र के पास है ना। तो मतलब यहाँ तो इस दृष्टि से यूनियन नजर आ रहा है। पर फेडरेशन भी कैसे कि भाई हमने शक्ति का विकेंद्रीकरण करके रखा है। विकेंद्रीकरण कैसे? क्योंकि हमने राज्य को भी शक्ति दे के रखी है ना। पर हम कभी ये नहीं चाहते थे, संविधान सभा में जो निर्माण कर रहे थे संविधान का, वो कभी नहीं चाहते थे कि राज्य इतना ज़्यादा पावरफुल हो सके कि आगे चलकर वो केंद्र के लिए ही परेशानी खड़ी करे या अखंडता जो है हमारी, इस पर ही खतरा उत्पन्न हो जाए। इसलिए राज्य पावरफुल तो हो परंतु इतना पावर ना हो कि वो केंद्र के लिए ही या एक भारत के लिए ही जो है खतरा बने। तो हमने राज्य को शक्ति दी है परंतु कम शक्ति दी है ना। आप देख ही रहे हैं। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण भी, राज्य देखिए, यहाँ पंचायत देखिए, पंचायत स्तर पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो भारत में आपको फेडरेशन और यूनियन का मिला जुला रूप आपको देखने को मिलता है। वैसे अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपको 2 लाइन में लिखना है तो क्या लिखोगे कि भारत जो है सामान्यतः कैसा है? संघात्मक है और विशेष स्थिति में कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन। ठीक है जी, ब्रिटेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एकात्मक राज्य का। संघ परिसंघ, आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब इसी से निकलकर एक और कंसेप्ट बनता है और साथ ही अपना आज का जो लेक्चर है समाप्त होगा। अब देखिए कई बार आप किसी बुक में पढ़ा भी होगा कि जब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इसका मतलब क्या हुआ? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इसका मतलब क्या हो गया? और विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, इसका मतलब क्या हो गया? ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो जब आपसे पूछें कि अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इसका मतलब क्या है? ना जहां राज्य खत्म हो सकते हैं ना केंद्र समाप्त हो सकता है ना। स्पष्ट है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? फेडरेशन में। तो फेडरेशन को आप क्या कहेंगे? जब आप इसको लिखेंगे आप फेडरेशन में, तो आप बताएंगे कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब ना यहाँ पर राज्य खत्म हो सकते हैं ना ही केंद्र यहाँ पर खत्म हो सकता है। ठीक है, तो पहला बिंदु हो गया। फिर एक होता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब जहां पर राज्य समाप्त हो सकते हैं परंतु केंद्र समाप्त नहीं होगा। और यह आपको यूनियन देखने को मिल रहा है, यह आपको यूएसए देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ब्रिटेन और साथ में इंडिया भी आपका यही है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, हम यहाँ पर किसी राज्य को समाप्त कर सकते हैं, किसी नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। और कन्फेडरेशन क्या होगा? अगर आपसे पूछे कन्फेडरेशन, अब स्पष्ट आपको पता चल गया होगा कि भाई जहाँ पर राज्य तो समाप्त नहीं हो सकते परंतु केंद्र समाप्त हो सकता है। तो अविनाशी राज्य का विनाशी संघ, तो ये हो गया कन्फेडरेशन। तो आई होप आपको
परिसंघ, संघ और यूनियन में अंतर समझ में आया होगा। इसको आप समझ पाएंगे और आगे जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप विभिन्न शब्दावली को समझ पाएंगे, उनका अर्थ को समझ पाएंगे। दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कुछ गुंजाइश लगती है कि भाई इसमें कुछ और चीज़ शामिल होना चाहिए, कुछ और नया करना चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।